किसी भी देश में सरकार काम कैसे करती है, जनता के लिए काम कैसे किया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप नेपाल की बालिन शाह सरकार से सीखिए, जिन्होंने अपने मंत्री को महज 15 दिन के भीतर ही पद से हटा दिया, उसकी छुट्टी कर दी। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ। बालिन शाह सरकार जो एक्शन मोड में है, काम इस तरह से कर रही है जो अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। बालिन शाह हर तरफ चर्चाओं में है अपने एक्शन मोड को लेकर और अपने कड़े बड़े फैसलों को लेकर। अब इसी बीच फिर से वो चर्चाओं में इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा एक्शन अपने मंत्री पर ही ले लिया है, वो भी सरकार के गठन होने के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही। दरअसल कैबिनेट मंत्री हैं श्रम मंत्री दीपक कुमार साह, जिनकी शिकायत सामने आई कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने का काम किया और जैसे ही ये शिकायत प्रधानमंत्री बालिन शाह के पास पहुंची, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने मंत्री की ही कैबिनेट से छुट्टी कर दी, यानी कि मंत्री को पद से हटा दिया। सोचिए कितना बड़ा ये एक्शन है। आप किसी भी कैबिनेट की अगर बात करते हैं, मंत्री जो हमेशा जनता के विकास का चोला ओढ़े हुए अपना विकास करते हैं, अपनी जेब भरते हैं और न जाने कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार में वो लिप्त होते हैं, उसके बावजूद भी उनकी कैबिनेट से छुट्टी नहीं की जाती है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने एक नजीर पेश कर दिया है कि अगर कोई करप्ट है, चाहे वो उनका खुद का मंत्री ही क्यों ना हो, अगर कोई भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहा है और अगर अपनों को फायदा पहुंचा रहा है, जनता की फिक्र ना करते हुए वो सिर्फ अपनों का पेट भर रहा है, तो ऐसा कतई नहीं चलेगा, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और ये एग्जाम्पल सेट कर दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने। कौन है वो मंत्री जिसकी कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है और किस तरह का आरोप मंत्री के ऊपर लगा है, वो विस्तार के साथ आपको जानकारी देते हैं। दरअसल नेपाल में श्रम, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री हैं दीपक कुमार साह, जिन्होंने अपनी पत्नी जुनू श्रेष्ठ को स्वास्थ्य बीमा बोर्ड का सदस्य दोबारा से नियुक्त किया, जो कि एक विवादित फैसला है। कहा यह भी जा रहा है कि इनकी पत्नी का जो बैकग्राउंड है वो भी विवादित रहा है, वो कंट्रोवर्सी में पहले भी रही है। इसके बावजूद भी मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाया, क्योंकि आप सोचिए जब कोई मंत्री बन जाता है तब उसे लगता है कि वो सर्वे सर्वा हो गया और उसे किसी से फैसला लेने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और यही गलती कर दी दीपक कुमार साह ने। उन्हें लगा कि भाई मैं तो मंत्री हूं और मेरे पास एक मजबूत विभाग भी है और मजबूत कुर्सी भी है, मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। लेकिन शायद दीपक कुमार साह ये भूल गए कि वो किस कैबिनेट में हैं और किस सरकार में मंत्री हैं। वो ऐसे सरकार में मंत्री है जो सरकार एक्शन मोड में है, वो ऐसे सरकार में मंत्री है जो सरकार युवाओं की है, जेनजी की है और बालिन शाह की है। बालिन शाह चर्चाओं में इसीलिए हैं क्योंकि वो युवाओं सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नेपाल की जो नई सरकार बनी है ना, वो युवा सोच के साथ विकास की राह पर लगातार आगे बढ़ रही है। ना तो इन्हें तामझाम चाहिए किसी तरह से सिक्योरिटी का और ना ही वीआईपी कल्चर को ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इन सबको तो पूरी तरीके से हटा दिया बालिन शाह सरकार ने। इसी के साथ देखिए स्कूलों को लेकर भी बड़ा फैसला इन्होंने लिया है, जिसके बारे में हम आपको इससे पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। और अब इन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिससे वाकई में सभी देशों के सरकार को, प्रधानमंत्री को भी सीखने की जरूरत है कि अगर आपको ये जब पता चले कि आपके कैबिनेट में ही एक ऐसा शख्स बैठा है, एक ऐसा मंत्री बैठा है जो अपनों को, सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, मंत्री बने बैठा है, फिर तो उसकी तुरंत छुट्टी कर देनी चाहिए। और बालिन शाह ने बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया। दरअसल प्रधानमंत्री के पास ये पूरी शिकायत पहुंची कैसे, वो भी आपको बताते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने मंत्री शाह पर पद की मर्यादा का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री बालिन शाह को इन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने जानकारी दी कि जो श्रम मंत्री हैं दीपक कुमार शाह, वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी को फायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि उनकी पत्नी पहले भी विवादों में रह चुकी है।
इसके बावजूद भी उन्होंने ये डिसीजन लेने से पहले, ये फैसला लेने से पहले किसी से कुछ नहीं पूछा। और जब ये पत्र प्रधानमंत्री बालन शाह के पास पहुंचा तो देखिए उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे मामले का और तुरंत ही अपने मंत्री को पदमुक्त कर दिया, यानी कि कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शाह को केवल 13 दिन हुए थे जिस मंत्री की कैबिनेट से छुट्टी की गई है, जिससे मंत्री पद छीन लिया गया है, उसे ये मंत्री पद संभालते हुए सिर्फ 13 दिन हुए थे, क्योंकि 15 दिन हुए हैं बालन शाह सरकार के गठन को और 13 दिन हुए थे मंत्री को अपनी कुर्सी संभालते हुए। लेकिन 13 दिन के भीतर ही जिस तरह से गतिविधियां हुई, जिस तरह से मंत्री ने काम किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, उसके बाद प्रधानमंत्री बालन शाह ने जबरदस्त एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही यहां पद का दुरुपयोग किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक को करने दिया जाएगा। और आपको ये बता दें कि दीपक कुमार शाह इकलौते ऐसे मंत्री नहीं है, बल्कि एक और मंत्री का नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक और ऐसे मंत्री है जो नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब इन पर भी प्रधानमंत्री बालन शाह की नजर है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन्हें अभी फिलहाल तो चेतावनी दी गई है, अगर नहीं मानते हैं तो इनका भी वही हाल किया जाएगा जो श्रम मंत्री का किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को फायदा पहुंचाने का काम किया और अपने पद का दुरुपयोग किया। उसके बाद कैबिनेट से छुट्टी कर दी गई है। अब आप सोचिए, अगर हम इसे भारत से कंपेयर करते हैं तो न जाने कितने ऐसे मंत्री हैं जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि कैबिनेट में जब भी किसी नेता को मंत्री बनाया जाता है तो वो अपने हिसाब से काम करता है। वो अपने बारे में पहले सोचता है, जनता के बारे में बाद में सोचता है। वो पहले अपनी जेब भरता है और जनता के विकास के बारे में बाद में सोचा जाता है। लेकिन बालन शाह सरकार में ऐसा नहीं है। यहां बता दिया गया है कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता के लिए काम करने के लिए ही सरकार बनती है, मंत्री बनते हैं और यहां अपनों को फायदा नहीं पहुंचाना बल्कि जनता को फायदा पहुंचाना है। वो जनता जो अपना एक एक कीमती वोट देकर एक उम्मीद के साथ सरकार बनाती है ताकि वही सरकार देश में, प्रदेश में बदलाव ला सके, विकास कर सके। और जब जनता का भरोसा हम नहीं जीत पाते हैं या जनता के लिए काम नहीं कर पाते हैं तो जनता खुद को ठगा सा महसूस करती है। लेकिन आप देखिए नेपाल में जेनजी की सरकार है और बालन शाह जो कि जेनजी आंदोलन हुआ था उसमें भी वो बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और आप सोचिए कि वो युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, जनता के बीच में खुद प्रेजेंस अपनी रखते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे और उन वीडियोस को देखते हुए आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि आप किसी देश के प्रधानमंत्री की वीडियोस देख रहे हैं या तस्वीरें देख रहे हैं। जनता के बीच वो ऐसे प्रेजेंस रख रहे हैं, ऐसे बैठते हैं मानो कि कोई हम उम्र हो या फिर परिवार का कोई सदस्य हो। और देखिए, नेता असल वही होता है जो जनता को घमंड ना दिखाए, जनता के साथ बैठे, खाए, बातचीत करे, ताकि जनता भी अपने नेता को नेता नहीं बल्कि बेटा समझे। और बालन शाह बिल्कुल ठीक ऐसा ही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले तो हमने आपको बताया ही था कि कैसे एक के बाद एक बड़े वो फैसले ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल का फैसला हो, चाहे कोचिंग सेंटर का फैसला हो, चाहे वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला हो या फिर 5th स्टैंडर्ड तक एग्जाम को खत्म करने का फैसला हो। एक के बाद एक ऐसे बड़े फैसले जो वाकई में जनता के हित में लिए गए फैसले हैं। देखिए, वीआईपी कल्चर उन्होंने साफ कह दिया कि हमें ये पसंद नहीं है, किसी भी नेता के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं जाएगी। यहां तक कि अगर सड़क पर चेकिंग चल रही है, अगर पुलिस चेकिंग कर रही है तो यहां सिर्फ आम लोगों की गाड़ी नहीं रोकी जाएगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक कि प्रधानमंत्री की गाड़ी को भी रोका जाएगा और उनकी गाड़ी की भी चेकिंग की जाएगी। और नेपाल की स्वच्छता को लेकर भी काम किया जा रहा है। अगर कोई अगल बगल पान खाकर थूक रहा है तो लोगों को भी इतना जागरूक किया जा रहा है कि आप उन्हें टोकें कि आप अपने देश को स्वच्छ रख सकें। इसी के साथ 5th स्टैंडर्ड तक कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी टेंशन खत्म कर दी गई है। खबरें तो देखिए सोशल मीडिया पर यह भी चल रही है कि प्राइवेट स्कूलों को ही बंद कर दिया गया। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि इसकी सत्यता कितनी है इसका अभी तक साफ और क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूलों पर ही ताला लगा दिया गया है। कहा गया कि भैया कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो अधिकारी का बच्चा हो, नेता हो या फिर प्रधानमंत्री का बच्चा ही क्यों ना हो, हर कोई
सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई करेगा। प्राइवेट स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जहां हो जाता है वहां पर लूट खसोट शुरू हो जाती है, वहां पर मोटे फीस ली जाती है, जिससे आम जनता परेशान होती है। इसी सोच के साथ ये कहा जा रहा है कि बालन शाह सरकार ने भी ये फैसला ले लिया है कि प्राइवेट स्कूलों पर ताला लगा दिया गया है, सभी बच्चे अब सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। और देखिए, एक बड़ा डिसीजन है, अगर ये सच है तो ये बड़ा डिसीजन है, क्योंकि अब सुधार किसका होगा? सरकारी स्कूलों का सुधार शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे भी जब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर सारी फैसिलिटीज आनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बच्चों को पढ़ाने के नाम पर वहां पर भी मोटा पैसा वसूला जाता है, तो उसको भी बंद करने का फैसला ले लिया गया है। और इसी के साथ देखिए, जितने भी स्कूल हैं विदेशी नाम पर, जितने भी स्कूल नेपाल के भीतर चल रहे हैं, उनके नाम भी बदलने की हिदायत दी गई है, उनके नाम बदले जाएंगे, इसके लिए डेडलाइन भी दे दी गई है। तो ये है नेपाल की बालन शाह सरकार, जिससे वाकई सभी देश के प्रधानमंत्रियों को सीखने की जरूरत है, काम कैसे किया जाता है, जनता के बीच में कैसे रहा जाता है। और अगर आपका ही नेता, अगर आपका ही मंत्री भ्रष्ट हो, या फिर अपनों को फायदा वो पहुंचा रहा हो, या फिर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा हो, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कैसे उसकी छुट्टी करते हैं। जैसे कि नेपाल के बालन शाह सरकार ने किया, प्रधानमंत्री बालन शाह ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपने श्रम मंत्री की छुट्टी कर दी है, यानी कि कैबिनेट से ही गुड बाय कर दिया गया है। तो इतना मादा होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपको शिकायत मिल रही है अपने ही मंत्री को लेकर, तो आप उस पर कड़ा एक्शन ले सके। और ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने। कैसा लगा आपको ये डिसीजन और ये एक्शन मोड में जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं बालन शाह? क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या भारत में भी इस तरीके से कड़े और बड़े फैसले लेने चाहिए, एक्शन मोड में आना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।